इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कंपनी को इनकॉर्पोरेशन करवाने का प्रोसीजर क्या होगा रजिस्टर करवाने का। इन व्यू ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन हैज़ एन इंपॉर्टेंस। अगर हम कंपनी को एग्जिस्टेंस में रखने की बात करें तो रजिस्ट्रेशन की काफ़ी इंपॉर्टेंस मानी जाती है। सेपरेट एंड परमानेंट एग्जिस्टेंस इज ऑब्टेन्ड बाय अ कंपनी ओनली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। अगर हम कंपनी की एग्जिस्टेंस परमानेंट एग्जिस्टेंस की बात करें वो इनकॉर्पोरेशन होने के बाद ही मानी जाती है, ली जाती है परमानेंट एग्जिस्टेंस। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, जो तो पब्लिक कंपनी होती है उसको 7 या 7 से ज़्यादा मेंबर्स पब्लिक कंपनी क्रिएट कर पाते हैं मिलकर, और जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके लिए 2 कम से कम या 2 से ज़्यादा मेंबर्स चाहिए होते हैं। उसके बाद जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो एक डॉक्यूमेंट है जो कंपनी को इनकॉर्पोरेशन करने के लिए रिक्वायरमेंट लगती है जिसके लिए, और उस पर सारे के सारे जो भी मेंबर्स होते हैं, अगर तो पब्लिक कंपनी तो 7 मेंबर्स या उससे ज़्यादा, अगर प्राइवेट है तो 2 या 2 से ज़्यादा, तो उनके साइंस वगैरह सिग्नेचर्स वगैरह लिए जाते हैं जो कंपनी को बनाना चाहते हैं, और उन मेंबर्स के नेम्स और उनके कितने कितने शेयर्स हैं ये भी उस एमओए में मेंशन किए जाते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ए प्रोविजन हैज़ बीन मेड प्रोवाइडेड इन सेक्शन 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। और कंपनी के प्रोसीजर को लेकर सेक्शन 7 में बताया गया कंपनीज एक्ट 2013 के कि कंपनी की जो प्रोसीजर है इनकॉर्पोरेशन करने का वो क्या होगा। अकॉर्डिंग टू इट, सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग इसमें ये बताया गया है देयर शैल बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार विद इन हुज जुरिस्डिक्शन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी इज प्रपोज टू बी सिचुएटेड। कि जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस बना हुआ है वो रजिस्टर्ड ऑफिस का जुरिस्डिक्शन में कौन सा रजिस्ट्रार आता है उसको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो बताए गए हैं नीचे डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन सबमिट करवाई जाएंगी। सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इन रिलेशन टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है कंपनी को इनकॉर्पोरेशन करवाने के टाइम पे। द फॉलोइंग शैल बी मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और ये सब बातें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी जाएंगी। नेम एंड एड्रेस ऑफ द मेंबर्स, देयर बिजनेस और ऑक्यूपेशन, नेम ऑफ शेयर्स होल्ड बाय देम, डिटेल्स ऑफ द प्रपोज्ड रजिस्टर्ड ऑफिस एक्सेट्रा। तो इसमें बताया गया है नाम और एड्रेसेस मेंबर्स के जो कंपनी को फॉर्म करना चाहते हैं, उनके बिजनेसेस, उनके शेयर्स उनके पास कितने कितने होल्ड किए हुए हैं उन्होंने कंपनी में, और उनका रजिस्टर्ड ऑफिस जो है कंपनी का वो कहाँ पे है उसके बारे में डिटेल्स आ रही एक्सेट्रा। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन शैल बी साइंड बाय ऑल द मेंबर्स एंड विल बी मार्क्ड बाय द सील ऑफ द कंपनी। तो जो एमओए है वो सारे के सारे मेंबर्स जो फॉर्म करना चाहते हैं कंपनी को वो उस पर सिग्नेचर्स करेंगे, अपने साइन करेंगे, और कंपनी की कॉमन सील लगेगी, कॉमन सील का मार्क लगेगा एमओए पे। द कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड विदाउट द एमओए, तो कंपनी बिना एमओए के इनकॉर्पोरेट नहीं की जा सकती, रजिस्टर नहीं की जा सकती। एक्चुअली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ चार्टर ऑफ द कंपनी विच डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ अ कंपनी अंडर द एक्ट। तो अगर हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात करें ये एक तरीके का चार्टर माना जाता है, लाइक एक्ट माना जाता है, एक तरीके का रूल्स वगैरह माने जाते हैं जो कंपनी के राइट्स के बारे में बताते हैं एक्ट के अंदर। द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी कैन बी डन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल मैटर मेंशन इन द एमओए, अदरवाइज नॉट। अगर हम बात करें कंपनी की जो इनकॉर्पोरेशन है वो तभी उन बेसिस पे होएगी, फंडामेंटल मैटर्स पे होएगी जो एमओए में मेंशन किए गए हैं, अदरवाइज नॉट, बाकियों पे नहीं। द एमओए इज़ रिक्वायर्ड टू बी इन मॉडल ड्राफ्ट्स, जो एमओए एक ड्राफ्टिंग में मतलब लिखा जाएगा उसको एमओए को डॉक्यूमेंट को, अलॉन्ग विद इट शुड बी डिवाइडेड इन प्रिंटेड पैराग्राफ्स, उसके साथ साथ उसको प्रिंटेड पैराग्राफ्स वगैरह में भी डिवाइड किया जाएगा, सीरियली मार्कड एंड साइंड बाय द मेंबर्स एंड अटेस्टेड एट लीस्ट बाय वन विटनेस, और उसको साइन वगैरह भी किया जाएगा मेंबर्स की तरफ से जो फॉर्म करना चाहते हैं कंपनी को, और उसको अटेस्टेड भी किया जाएगा किसी एक विटनेस से कम से कम। द एमओए इज़ नेसेसरी बी स्टैम्प्ड अकॉर्डिंग टू द स्टैम्प्ड एक्ट। तो इसमें बताया गया जो एमओए पे स्टैम्प लगेगी वो अकॉर्डिंग टू स्टैम्प एक्ट होनी चाहिए, ये मैंडेटरी है। Articles of Association. Articles of Association is an important document like MOA. It is also called the internal rules of the company. AOA को internal rules of company में बोला जाता है। AOA is necessary to be enclosed with the application to be presented for registration or incorporation of the company. जो AOA है ये एप्लीकेशन वगैरह वैसी एप्लीकेशन होती है जो प्रेजेंट की जाती है रजिस्ट्रेशन करवाने के टाइम पे, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन करवाने के टाइम पे। Rules and sub-rules relating to internal arrangement of the company are mentioned in the articles of activities and objects details in the articles of association. अगर हम रूल्स की या सब रूल्स की बात करें कि जो कंपनी का इंटरनल अरेंजमेंट है वो कैसे चलेगा, वो सारा का सारा मेंशन किया हुआ है
आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कि उनकी एक्टिविटीज़ क्या होंगी, उनके ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे। Here it is to mention that presentation of articles of association is not necessary for the public company limited by shares, it is optional। अगर हम इसमें बात करें जो प्रेजेंटेशन होती है एओ की, कि एओए की रिक्वायरमेंट जो होती है कंपनी को रजिस्टर करवाने के टाइम पे, ये पब्लिक कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है उनके लिए ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी अनलिमिटेड एंड लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी, जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके रजिस्ट्रेशन के लिए जो अनलिमिटेड शेयर्स की होती अनलिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं या लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं या लिमिटेड बाय गारंटी होती हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ द एओए अलॉन्ग विद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज आल्सो नेसेसरी। तो एमओए के साथ एओए की भी रजिस्ट्रेशन नेसेसरी मानी जाती है, मैंडेटरी मानी जाती है। सिग्नेचर ऑफ दोज पर्सन्स हु हैड साइंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज आल्सो नेसेसरी अपॉन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो इसमें बताया गया है जो लोगों ने, जो मेंबर्स ने कंपनी को फॉर्म करने के टाइम पे एमओए में साइन किए थे, उनके ही साइन एओए में भी ज़रूरी हैं। Declaration form: the promoters of the company shall have to declare with this intention along with the application that no other company in existence are like or nearest to the proposed name of the company। तो प्रमोटर्स है जो कंपनी के, उन्होंने ये बात डिक्लेयर करी है, एक अपनी इंटेंशन क्रिएट करी है, अपनी इंटेंशन दिखाई है सभी को कि रजिस्ट्रार को, कि हमारी कंपनी का जो नाम है, इस कंपनी के नाम के सेम सिमिलर वगैरह कोई नाम नहीं है, कोई और कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं है ऑलरेडी। ये बात उन्होंने डिक्लेयर करी है प्रमोटर्स ने। In addition to this, a declaration in the prescribed form by an advocate, a chartered accountant, cost accountant, or CS in practice, who is engaged in the formation of the company, that all the requirements of this act and rules made thereunder in respect of registration and matters present or incidental thereto have been complied with। तो इसमें बताया गया इसके साथ साथ कि जो डेक्लरेशन वगैरह होगी वो प्रेस्क्राइब फॉर्म पे होगी, वो तो या तो एडवोकेट से होगी या सीए से होगी या कोस्ट अकाउंटेंट से या सीएस से, जो भी फॉर्मेशन के टाइम पे इंगेज होगा उनके साथ। दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट, जो भी रिक्वायरमेंट होंगी और सारी की सारी एक्ट की वो सारी पूरी की जाएंगी, और जो भी रूल्स वगैरह होंगे रजिस्ट्री रिस्पेक्ट की जाएगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो भी रूल्स वगैरह होंगे वो फॉलो की जाएंगे। नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑफिस: द नेम एंड एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी शैल बी मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। अगर इसमें बात करें कि जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस का नाम और एड्रेस होगा वो मेंशन किया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म में। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 सबसेक्शन 1, एवरी कंपनी शैल ऑन एंड फ्रॉम 13th डे ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन हैव रजिस्टर्ड ऑफिस। अगर सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 की बात करें तो सारी कोई भी कंपनी हो, किसी भी कंपनी के पास जो जब उसने इनकॉर्पोरेशन करवाई, इनकॉर्पोरेशन करवाने के 13th डे के बाद 13th डे पे उसके पास उसका रजिस्टर्ड ऑफिस होना ज़रूरी है। डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर्स: Following information about the directors will be given along with the application form of incorporation registration। ये डिटेल्स हैं कुछ ये डायरेक्टर्स की, ये सारी की सारी रजिस्ट्रार को सबमिट की जाएंगी। नेम एंड एड्रेस ऑफ डायरेक्टर्स के नाम क्या हैं और उनके एड्रेसेस क्या क्या हैं, उनके कंसेंट क्या फ्री कंसेंट है, उनके सिग्नेचर्स, नेम एड्रेस एंड सिग्नेचर ऑफ विटनेस, जो विटनेस थे उनके जिन्होंने डॉक्यूमेंट अटेस्टेड किए हैं उनके नेम, उनके एड्रेसेस वगैरह लिए जाएंगे इंफॉर्मेशन भेजने के लिए रजिस्ट्रार को। उनकी एलिजिबिलिटी देखी जाएगी, क्या वो एलिजिबल हैं। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, उनका कोई डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा वो भी भेजा जाएगा। अदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग शैल ऑल्सो बी गिवन अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ये इन्फॉर्मेशन भी दी जाएंगी। मैनेजमेंट एजेंट की, कंपनी का मैनेजमेंट एजेंट कौन होगा, कंपनी का सेक्रेटरी कौन होगा, ट्रेजरर कौन होगा, एक्सेट्रा। Fees: prescribed fees is also to be deposited with the registrar along with the above all documents। जो भी इसमें बताया गया कि जो भी प्रेस्क्राइब्ड फीस है रजिस्ट्रार को वो भी सबमिट की जाएगी सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन: ऑन कंप्लीशन ऑफ ऑल फॉर्मेलिटीज अ सर्टिफिकेट विल बी इशूड बाय द रजिस्ट्रार विच विल बी द एविडेंस ऑफ दैट द कंपनी हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड। सच सर्टिफिकेट विल बी कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब सारे के सारे फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर दी जाएंगी तो रजिस्ट्रार एक सर्टिफिकेट इशू करेगा कंपनी को, वो एक एविडेंस होगा कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, रजिस्टर्ड हो चुकी है कंपनीज एक्ट में, और सर्टिफिकेट को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बोला जाएगा। सिग्नेचर्स ऑफ द रजिस्ट्रार एंड सील ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस विल बी मार्क्ड ऑन द सर्टिफिकेट। तो इसमें भी बताया गया है जो सिग्नेचर होंगे रजिस्ट्रार के वो उस डॉक्यूमेंट उस सर्टिफिकेट पे होंगे, और रजिस्टर्ड ऑफिस के नाम के सील वगैरह भी, मतलब स्टैम्प वगैरह भी होगी उस सर्टिफिकेट पे।
In case of limited company, it will be clearly mentioned then in the certificate by the registrar that it is a limited company. अगर तो कोई लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड कंपनी का सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन जब रजिस्ट्रार देगा, प्रोवाइड करेगा उनको, कंपनी को, तो वहाँ पे स्पेशली मेंशन किया जाएगा क्लियरली कि ये एक लिमिटेड कंपनी है. ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी इट विल गेट द स्टेटस ऑफ इनकॉर्पोरेट बॉडी. कंपनी के रजिस्ट्रेशन होने के बाद कंपनी की इनकॉर्पोरेट बॉडी बन जाएगी. इट विल बी नाउ एन अनब्रोकन इंस्टीट्यूशन बन जाएगी एक. आफ्टर इनकॉर्पोरेशन कंपनी विल गेट लीगल पर्सनैलिटी विच विल बी ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स. और इनकॉर्पोरेशन होने के बाद, रजिस्टर्ड होने के बाद कंपनी के अपनी लीगली पर्सनैलिटी बन जाएगी, अपनी अलग पहचान बन जाएगी और जो उनके कंपनी के मेंबर से अलग मानी जाएगी कंपनी. लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी हैज़ इट्स ओन लीगल इंपॉर्टेंस. जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है उसका कंपनी के लिए एक अपनी लीगल इंपॉर्टेंस होती मानी जाती है. इट इज़ अ कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द फैक्ट दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी एक्ट हैव बीन कंप्लाइड विद. तो इसमें यह बताया कि वो एक मात्र एविडेंस ऐसा माना जाता है कि इसका मतलब ये है सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन मिलने का कि कंपनी ने सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग पूरी की हैं. एंड दैट एवरीथिंग इज इन ऑर्डर एज रिगार्ड्स रजिस्ट्रेशन एंड दैट कंपनी इज वैलिडली इनकॉर्पोरेटेड इन कंपनी. तो ये माना जाता है कि कंपनी के रजिस्ट्रेशन होने के बाद कंपनी एक वैलिड इनकॉर्पोरेट कंपनी है. स्टेटस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, कि कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के पहले कंपनी का क्या स्टेटस था. कंपनी की एक लीगल एंटिटी अपनी नहीं थी, कोई सेपरेट पहचान नहीं थी इनकॉर्पोरेशन से पहले, रजिस्टर्ड होने से पहले, और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए लायबल नहीं माने जाती थी कंपनी के रजिस्ट्रेशन होने से पहले, इनकॉर्पोरेशन होने से पहले. और अगर किसी पर्सन ने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो कंपनी उस पर सूट भी फाइल नहीं कर सकती थी. और जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह कंपनी ने किए हैं ना, वो लीगली रिकॉग्नाइज्ड माने जाते थे. और जिस भी पर्सन ने, जिस भी मेंबर ने कंपनी के बिहाफ से वो कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो खुद ही उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता था. कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बाय द कंपनी. A provision has been made under Section 11 of the Companies Act 2013 that each private company will commence its business only from the date of its incorporation. तो सेक्शन 11 में ये बताया गया कंपनीज एक्ट 2013 के कि जो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी तभी कमेंस अपना बिजनेस करेगी जब उसकी, मतलब उसी डेट से अपना बिजनेस कमेंस करेगी जिस डेट को इनकॉर्पोरेशन होगी उसकी कंपनी की. बट अ पब्लिक कंपनी कैन नॉट कमेंस बिजनेस इवन आफ्टर इट्स इनकॉर्पोरेशन अनलेस इट ऑब्टेन्स अ सर्टिफिकेट टू कमेंस बिजनेस फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द कंपनीज. तो जो एक पब्लिक कंपनी तब तक अपना बिजनेस कमेंस नहीं कर सकती जब तक उसकी इनकॉर्पोरेशन भी हो गई है, बट जब तक उसको एक रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड कर देता, जिस सर्टिफिकेट को बोला जाएगा सर्टिफिकेट कमेंस द बिजनेस. टू ऑब्टेन सच सर्टिफिकेट्स सर्टेन फॉर्मेलिटीज आर टू बी फुलफिल्ड. सर्टिफिकेट लेने के लिए रजिस्ट्रार की जो भी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह लगाएंगे रजिस्ट्रार, वो पूरी करनी पड़ेंगी. फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इशू कर दिया जाएगा रजिस्ट्रार की तरफ से कंपनी को, जो एक मात्र प्रूफ माना जाएगा, एक एविडेंस माना जाएगा कि हाँ कंपनी ने सारी की सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी हैं और अब कंपनी अपना बिजनेस कमेंस करने के लिए ऑथराइज्ड है रजिस्ट्रार की तरफ से. सेक्शन 11 हैज़ बिन डिलीटेड बाय द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015. जो सेक्शन 11 है वो डिलीट कर दिया गया कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 में लाकर. कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट ला दी, जो कंपनीज एक्ट 2013 था उसमें अमेंडमेंट आके 2015 में, तो इस सेक्शन 11 को डिलीट कर दिया गया उसमें से. डॉक्ट्राइन ऑफ लिफ्टिंग व्हील. व्हेन अ कंपनी इज रजिस्टर्ड देन इट बिकम्स अ लाइक अ लीगल पर्सन. जब कंपनी रजिस्टर हो जाती तो एक लीगल पर्सन की तरह बन जाती है, उसकी अपनी अलग पहचान बन जाती है मेंबर से अलग. द स्टेटस ऑफ द कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स. और कंपनी का स्टेटस अपने मेंबर से डिफरेंट माना जाता है. कंक्लूसिवली देयर एग्जिस्ट अ व्हील ऑफ लीगल पर्सनैलिटी बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स. तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि कंपनी के बीच और उसके मेंबर्स के बीच एक लाइक पर्दा होता है. बट when any fraud or deception is done by the members of the company, then its veil is lifted by the court and justice is provided to the suffered parties. This is called the lifting the corporate veil. तो इसमें बताया कि जब भी कोई फ्रॉड वगैरह किया जाता है या कोई डिसेप्शन होती है कंपनी के मेंबर्स की तरफ से, तो वो जो पर्दा है कंपनी और कंपनी के मेंबर्स के बीच में, उस पर्दे को लिफ्ट किया जाता है, उठाया जाता है, और वो कोर्ट उठाती है जस्टिस देने के लिए. मतलब देखना पड़ता है कि हाँ किस मेंबर की गलती की वजह से किस मेंबर ने ऐसा काम किया जिससे कंपनी को ये सारा भुगतना पड़ रहा है, और सफरर पार्टीज वगैरह को डैमेज वगैरह दिलवाया जाता है उसी मेंबर से जिसकी वजह से सब हुआ हो. दिस इज़ कॉल्ड द लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल. इसे ही लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल बोला जाता है
कि मतलब कंपनी के बिहाफ पे जिस भी मेंबर ने कोई गलत काम किया है तो जो कंपनी और मेंबर्स के बीच में पर्दा होगा उस पर्दे को उठाकर पता चल जाएगा कि हाँ किसने वो काम करा है, किसने वो गलती करी है। ओके, थैंक यू।